वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा था कि इस वीडियो में हम यूपी टेट जो उत्तर प्रदेश का टेट होता है अपर प्राइमरी का, और उसमें जो साइंस का सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले पूरा सीटेट साइंस अपर प्राइमरी कवर किया है बहुत ही अच्छे से, और अगर किसी स्टूडेंट ने उसको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दिए हैं। देखिए, जिस तरह से हमने सीटेट साइंस की अपर प्राइमरी में तैयारी की, सेम उसी तरह से हम यूपी टेट जो कि 2020 या 21 में जब भी होगा आने वाला, उसकी तैयारी करेंगे। और उसको तैयारी करने से पहले हमें समझना होगा कि उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होंगी। और साथ में हमें देखना होगा कि जो यूपी टेट है अपर प्राइमरी में साइंस, और जो सी टेट है अपर प्राइमरी में साइंस, उन दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ को भी समझेंगे। देखिए, बिल्कुल पैटर्न, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो यूपी टेट और सी टेट ने पैटर्न बिल्कुल सेम डिफाइन किया है। आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट होते हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपके 30 क्वेश्चन। और जो मेन चीज़ है यहाँ पर जो होगी, साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए जो होंगे साइंस के 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक गणित के आपके 30 क्वेश्चन। बाकी जो सोशल साइंस है उसके तो 60 के 60 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा फोकस होगा वो किस पर होगा, अपर प्राइमरी के लिए विज्ञान के जो 30 प्रश्न हैं और जो 30 मार्क्स के हैं उसकी तैयारी हम करेंगे, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर यहाँ पर करें। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस को डिस्कस करने से पहले हमें डिफरेंस समझना होगा कि सीटेट अपर प्राइमरी में और यूपी टेट अपर प्राइमरी में क्या अंतर है साइंस में। ये समझ में आ गया। 30 क्वेश्चन आने हैं आपके। अब देखिए, यहाँ पर कोई पेडागोजी का सिस्टम नहीं है, ठीक है। यूपी टेट में कोई पेडागोजी नहीं देखने को मिलेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहने का मतलब, यहाँ पर जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ना, वो 30 के 30 कैसे क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट आपके सिलेबस से क्वेश्चन होंगे। जबकि जो सीटेट होता है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्या होते थे, पेडागोजी के होते थे। तो यहाँ पर पेडागोजी का कोई चक्कर नहीं है। 30 के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कॉन्सेप्ट से होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के रहने वाले हैं। अब देखिए, अगर मैं सीटेट अपर प्राइमरी साइंस की बात करूं तो वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी इजी होता है। वहां पर खाली 8th की एनसीईआरटी तक ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि उन्होंने अपने लेवल को वहीं तक रखा है। पेडागोजी है तो बच्चे वहां पर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का लेवल जो है वो बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर आपको सुपर टेट निकालना है, जैसे सुपर टेट में भी साइंस आती है ना, उसका भी थोड़ा सा वेटेज है वहाँ पर, तो उसके लिए आपको यूपी टेट की जो साइंस है ना वो बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। तो तब वहाँ पर क्या होगा ना, सुपर टेट में आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। अब डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर 8th तक की एनसीईआरटी से काम नहीं चलता। इन्होंने जो अपने सिलेबस को एक्सपेंड किया है वो क्लास 12 तक किया है। क्वेश्चन जो आते हैं वो क्लास 12 तक की साइंस से क्वेश्चन आते हैं। इतना इजी पेपर नहीं होता कि देखा और सिंपल सिंपल से साइंस के क्वेश्चन है कर दिए। फिजिक्स की बात करूँ तो उसका लेवल फिर भी ठीक ठाक होगा। 8th तक के काफ़ी टॉपिक में से मिल जाएंगे। 9-10 से काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। 11-12 से इतने ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर नहीं होते फिजिक्स में। बायोलॉजी में भी सेम ऐसा होता है। 10 तक का काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाती हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री है ना, वो प्योर मैंने देखा था 12th क्लास की एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ केमिस्ट्री में आया था। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी होंगी, टॉपिक समझने होंगे। ऐसा नहीं कि पूरे एनसीईआरटी के एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, टॉपिक्स देखेंगे, टॉपिक्स को समझेंगे, जो आपके लिए यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और साथ में हम ये भी देखेंगे अभी कि प्रीवियस ईयर किस तरह के क्वेश्चन आए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ताकि जो लेवल है ना स्टडी का वो उसी तरह से आपका रखा जाए। अब हम देखेंगे यूपी टेट अपर प्राइमरी का साइंस का सिलेबस किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। देखिए, सिलेबस जो है वो बिल्कुल सीटेट की तरह ही इन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, टॉपिक कहाँ तक है, क्लास 12 तक कवर होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका टॉपिक जो विद्युत है वो क्लास 8th में भी है, क्लास 9th में तो है नहीं, क्लास 10th में भी है। तो सीटेट की बात करूँगी तो मैं वहाँ पर क्लास 8th में ही रुक जाऊँगी। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन देना है तो यूपी टेट या किसी अदर स्टेट का जो
जो एग्जाम होता है वहाँ पर भी क्या होता है 12 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में वहाँ पर 10th से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा लेवल जो है ना वो काफ़ी हाई होता है और इससे जो साइंस की तैयारी हो जाएगी ना वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फिर चाहे आपका यूपी टेट हो या कोई भी साइंस का एग्जाम हो, वहाँ पर आप मार नहीं खाएंगे क्योंकि बड़े बड़े टॉपिक भी अब आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक डिफाइन है फूड। फूड जो है वो थोड़ा बेसिक टॉपिक है और अच्छा खासा इजी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें वही चीज़ें आ जाती हैं आपका फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, है ना। विटामिन से जैसा कि अभी 2019 में क्वेश्चन बना था कि कौन सा विटामिन आपका क्या होता है, हार्मोन होता है, तो वो आपका विटामिन डी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर फूड से बनते हैं। ये बायोलॉजी का एक अच्छा खासा टॉपिक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक दिया है दैनिक जीवन में प्रयुक्त पदार्थ, सब्सटेंसेस यूज इन डेली लाइफ। और इस टॉपिक का कोई अंत नहीं है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के काफ़ी सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। जैसे पॉलीमर के अंदर क्या आ जाती हैं आपकी प्लास्टिक वगैरह, उनको हम यूज़ करते हैं। तो डेली लाइफ में क्या होती है, जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सारे टॉपिक, उससे रिलेट करते हुए टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। जैसे बेस हो गए, क्षारक हो गए, साबुन हो गए, वो केमिस्ट्री में काफ़ी हैं, है ना। दर्पण हो गया, मिरर हो गया, उसको भी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए कि टॉपिक क्या कह रहा है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप डेली लाइफ में यूज़ करें, जैसे धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल, आप काफ़ी मेटल जैसे आयरन वगैरह है उसको यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। तो वो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का काफ़ी अच्छा खासा पार्ट जो है यहाँ पर होगा और वो टॉपिक वही होंगे जो आपकी एनसीईआरटी में डिफाइन है, अदर क्लासेस में भी 9th 10th 11th 12th में। उसके बाद यहाँ पर फिर से टॉपिक दिया है सजीव का संसार, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की जितनी भी कैटेगरी होती हैं, चाहे वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, कवक हो, कुछ भी हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूमन बीइंग तक, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे वो प्लांट हो, वनस्पति जगत हो, प्लांट वर्ल्ड हो, वो सारी चीज़ें हम उनकी पढ़ेंगे। कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे हम ह्यूमन का सिस्टम होता है, शरीर का तंत्र, कैसे हमारा ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, कैसे प्लांट का पूरा एक प्रोसेस होता है, कैसे प्लांट जो होते हैं अलग अलग, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना होता है। सबके सेल्स कैसे होते हैं, कोशिका कैसी होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये पूरा बायोलॉजी का टॉपिक है जहाँ पर हम पूरा लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में इनके बारे में खूब सारा बताया गया है। उसके बाद आती हैं गतिमान वस्तुएं, मूविंग ऑब्जेक्ट, और यहाँ से अच्छे खासे फिजिक्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। गति का समीकरण, ये सारी आ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में इनकी बात हुई है। बल और दाब, फोर्स एंड प्रेशर, इनके बारे में हमने पढ़ा भी है और आगे भी हम पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्लास 9th में हम देखेंगे। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन, दाब, सरल आवर्त गति, ध्वनि तरंग, ध्वनि की चाल, सरल लोलक, ये सारे टॉपिक मैंने आपको बताया। ये मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, ये चीज़ें क्या है, चल रही हैं, ठीक है, ये चलते हैं, चलने के बेसिस पर क्या है, ये टॉपिक डिफाइन किए गए हैं। अब जैसे ध्वनि तरंग है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ध्वनि की चाल है, यहाँ से 2019 में क्वेश्चन बना है। यहाँ से क्वेश्चन बना था कि कौन सी तरंगें होती हैं, तो वो आपकी दो तरह की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल, तो वो दोनों ही सही हो जाएंगे यहाँ पर। फिर उसकी थी ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल से सीधा क्वेश्चन आया है आपका 2019 के टेट में, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से भी कवर होंगे। हम टॉपिक इस तरह से देखेंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पूरी चीज़ें आएंगी। किरचॉफ का जो था यहाँ से एक क्वेश्चन बना है 2019 में, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। विद्युत धारा, प्रतिरोध, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स के नियम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ये टॉपिक जो है ना, अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पर फिजिक्स के लिए तो मोर देन सफिशिएंट वीडियो वहाँ पर है। पूरा फिजिक्स का क्रैश कोर्स है जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी, पूरा ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, और पूरा मोशन क्या है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हैं। वो चीज़ें आप देखेंगे ना तो आप जो यूपी टेट है या किसी भी अदर स्टेट का टेट है ना, उसके काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पर फिजिक्स का क्रैश कोर्स भी है, बायोलॉजी, और वहाँ पर आपका केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स भी है, जिसमें अपर लेवल के ही टॉपिक जो है वो कवर हैं और बाकी आगे तो हम कवर उनको करेंगे, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें। उसके बाद यहाँ पर मैग्नेट है, तो मैग्नेट जो है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्राकृतिक घटनाएं, जो प्रकृति में घटनाएं घटती हैं, जैसे आपका जो क्या होता है बिजली का कड़कना, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधन, आपके नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी आपके खनिज हैं, है ना, जितने भी आपके खनिज हो गए, ओर्स हो गए जो आपको मिलती हैं, अयस्क हो गए, उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। यहाँ पर तो सिलेबस को बहुत ही सिंपली वे में डिफाइन कर दिया है, लेकिन इतना इजी नहीं है। बताया मैंने कि टॉपिक आपकी अनलिमिटेड है क्योंकि क्लास 12 तक की साइंस है बेसिकली। फिर भी आपके लिए क्लास 10 तक की साइंस तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए अगर आप 25+ अच्छा स्कोर चाहते हैं।
और यहाँ जुड़े रहेंगे तो आप इससे भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक आपको समझाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में हम सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे डिटेल में, जिससे आपका 100% काम हो जाएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं जाएगा और एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा दिसंबर 2019 में प्रीवियस यूपी टेट हुआ था। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने लिया है और सिलेबस से हम उनको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या उनका लेवल है और किस तरह के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि फिजिक्स का है और जो कि हमने सिलेबस में देखा था, मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर साउंड वेव, ध्वनि तरंग, तो वहाँ से क्वेश्चन बना, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, जो ध्वनि तरंग की चाल होती है वो सबसे अधिकतम किस में होती है। देखिए, जो साउंड है वो किसकी वजह से होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कणों के कंपन, पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से होती है, और वो बड़ी आसानी से ट्रांसफर होती है या फ्लो करती है। कब? जब पार्टिकल पास पास होते हैं। एक पार्टिकल कंपन कराए, दूसरा पार्टिकल पास होगा तो वो बड़ी आसानी से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चली जाती है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पार्टिकल पास होंगे, साउंड वेव जो ध्वनि की तरंग है उसकी स्पीड जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। और पार्टिकल क्लोज कहाँ होते हैं? ठोस में, सॉलिड में, और इन चारों ऑप्शन में जो आपका सॉलिड होगा वो आपका स्टील होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस्पात में तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपका फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, ऊष्मा की एसआई इकाई यहाँ पर हमें बतानी है। क्वेश्चन आसान था और यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जूल। देखिए, चाहे आपकी हीट हो, ऊष्मा हो, चाहे आपकी एनर्जी हो जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं, और चाहे आपका कार्य हो, वर्क हो, इन तीनों का एसआई यूनिट याद रखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इकाई होती है एमकेएस, मीटर, केजी और सेकंड में, वो सबकी जूल ही होती है। तो तीनों का मात्रक, हीट, एनर्जी, वर्क, ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, तीनों का मात्रक क्या होगा? जूल ही होगा। ये जो अर्ग है ना, ये आपका कार्य, वर्क का मात्रक है। याद रखिए, ये सीजीएस सिस्टम में है आपका। तो ये जो अर्ग होता है ना, 1 जूल के अंदर आपके 10⁻⁷ अर्ग होते हैं। तो ये जो अर्ग है ना, ये भी आपका कार्य का मात्रक है। ऐसी अगर मैं कैलोरी की बात करूं तो ये आपका एनर्जी का ही एक मात्रक होता है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। क्वेश्चन में हीट का मात्रक पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए, जूल होगा। बाकी सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं ताकि आपको याद रहें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि आपका फिर से साउंड वेव से आ गया, ध्वनि तरंगों से क्वेश्चन आया। तो साउंड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी ताकि क्वेश्चन आपके ना जाएं अगर यहाँ से आते हैं तो। इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। मैंने बताया कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं 2 तरह की प्रकृति दिखाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और ट्रांसवर्स भी होती हैं, अनुदैर्ध्य भी होती हैं और अनुप्रस्थ भी होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाली तो आपकी कैसी होती हैं, जो बिल्कुल इस तरह से होंगी, सीधी होंगी, तो वो तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल होंगी, और जो ट्रांसवर्स होती हैं वो कुछ इस तरह की तरंगे होती हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल तरंगे, अनुदैर्ध्य में क्या होता है, जो पार्टिकल, कणों का कंपन होता है, और जो दिशा होती है आपकी ध्वनि तरंग की वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनमें जो कंपन होता है और जो ध्वनि की दिशा होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो याद रखिए, 2 तरह की साउंड वेव जो है नेचर शो करती है, एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती है और एक ट्रांसवर्स होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, और कौन से टॉपिक से है? इलेक्ट्रिसिटी वाले, विद्युत वाले टॉपिक से है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सिलेबस से ही कनेक्ट हो रही हैं। क्वेश्चन जो है क्लास 12th का है। किरचॉफ का जो करंट लॉ है, जिसे हम KCL भी बोलते हैं, वो इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, वो किसके संरक्षण पर आधारित होता है? वो चार्ज के, आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, एक तो आपका होता है किरचॉफ करंट लॉ और एक होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो वोल्टेज लॉ होता है वो तो बेस्ड करता है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, याद रखिए ऊर्जा की कंजर्वेशन पर। लेकिन जो करंट लॉ होता है, KCL होता है, ये बेस्ड होता है किसके? संरक्षण पर। क्या चीज़ कंजर्व रहती है? चार्ज,
आवेश, और जो KVL होता है कंजर्वेशन वोल्टेज लो, वहाँ पर क्या कंजर्व रहता है, वहाँ पर एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो कंजर्व रहती है। तो इस तरह से किरचॉफ के दो लॉ हैं। यहाँ पर मैंने इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में और नहीं समझाया है, जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगी 2019 तो वहाँ पर और अच्छे से समझाऊंगी कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ करंट एक जंक्शन पे आता है और जंक्शन से जो करंट जाता है वो एक तो ज़ीरो होता है और साथ में क्या होता है, वो बराबर होता है। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर चीज़ें आती भी हैं और जाती भी हैं, जैसे स्टेशन भी होता है। तो सेम ऐसी जो करंट आएगा और जो करंट जाएगा वो बराबर होगा और उनका जो सम होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ये आपका किरचॉफ का करंट लॉ है। डिटेल में और हम आगे फिर पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये फिजिक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आपके बायोलॉजी के। देखिए, बायोलॉजी में इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं हैं। बायोलॉजी में जो आपने 8 तक के सीटेट में टॉपिक पढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ से रिलेट करती हुई आपको दिख जाएंगी। देखिए, एंडेमिक स्पीसीज, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। स्थानिक जातियाँ क्या होती हैं, एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो पर्टिकुलर किसी एरिया में ही पाई जाती हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती, वही आपकी एंडेमिक स्पीसीज होती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, वही आपकी एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, स्थानिक जातियां होती हैं। तो इस तरह से बायोलॉजी का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजी का क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन सा होता है, वो यहाँ पर आंसर आपका कॉस्कुटा ही होगा, अमर बेल ही होगा। और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ये पूरी स्टेम, इसका जो तना होता है ना, वो पूरा का पूरा किसी दूसरे होस्ट पर प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, तो ये पूरी टोटल स्टेम पैरासाइट होती है। और ये जो रेफ्लिशिया है ना, ये आपका टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल जड़ पैरासाइट है। एक तरह का फूल होता है, फ्लावर होता है, और ये पूरा क्या होता है आपका टोटल, याद रखिए, रूट पैरासाइट होता है। जबकि जो कॉस्कुटा है, अमर बेल है, वो टोटल स्टेम पैरासाइट होती है। सेम ऐसी अगर मैं बात करूं विस्कम की, तो ये आपकी पार्शियल स्टेम पैरासाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है और हमारे जो सिलेबस में टॉपिक था, पहला टॉपिक फूड, वहाँ से ये क्वेश्चन बना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज एन हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, ये हमें बताना है। देखिए, सारे विटामिन हम बाहर से लेते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर से ही जनरेट होता है, वो हमारा विटामिन डी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में उसको ट्रांसफर करता है। तो विटामिन डी यहाँ पर आंसर होगा। तो ये बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन दिखाए मैंने, जो ज़्यादा टफ नहीं थे। इससे भी टफ ज़्यादा क्वेश्चन थे बायोलॉजी के, पर इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे। हमें इजी से टफ की तरफ ही जाना है, तो सारी अप्रोच यही रहेगी कि आपको इजी से टफ चीज़ों तक मैं पहुँचाऊँ और एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप बहुत ही अच्छा स्कोर करें आने वाले यूपी टेट में। ठीक है, और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे ना, वो कुछ इसी तरह से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से भी आ जाते हैं। तो अगर हमें प्रीवियस ईयर भी डिटेल में अच्छे से आते हैं, तो बहुत सारा काम हमारा वहाँ से ही खत्म हो जाएगा। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री का लेवल काफ़ी टफ रहा 2019 में, तो आइए उसको भी देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। द और कॉपर पाइराइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है। देखिए, कॉपर पाइराइट होता है आपका CuFeS2, और ये जितने भी सल्फाइड वाले होते हैं ना, ये आपके किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, किससे इनको सांद्रण किया जाता है, वो आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, झाग विधि। यहाँ पर झाग बनाए जाते हैं और जो गंदगी वगैरह होती है वो नीचे बैठ जाती है, और ठीक है, फिर जो गैस
होती है वो ऊपर झाग फॉर्म में निकल जाती है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर प्रोसेस होता है। पूरा मैंने बहुत बेसिक बता दिया है, डिटेल में हम इसको आगे केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो याद रखिए जो सल्फाइड वाले होते हैं वो आपके फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से होते हैं, झाग विधि से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच कलरलेस गैस टर्न लेड एसीटेट पेपर ब्लैक? कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? यहाँ पर अभी आपको सीधा आंसर याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी, H2S जो होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन, द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज? कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन क्या होता है, जब एक पदार्थ का कोई एटम, जैसे कार्बन है, कार्बन के जो एटम होंगे वो अपने ही दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, बंध बनाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर देते हैं। जैसे हीरा, हीरा जो होता है, जो आपका डायमंड है, वो कार्बन की ही फॉर्म होती है। तो वहाँ पर जो कार्बन के एटम हैं, आपके जो परमाणु हैं, कार्बन के जो एटम हैं, वो अपने ही दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, बंध बनाते हैं और इस तरह से बनाते रहते हैं और इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर दे देते हैं। तो अपने ही दूसरे एटम के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो आपका कैटिनेशन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो पावर होती है कैटिनेशन की वो कार्बन के अंदर ही होती है। और क्योंकि कार्बन हमारा ग्रुप 4 में है, कौन से, आवर्त सरणी के ग्रुप 4 में है। और आवर्त सरणी का बेसिक जो है मैंने केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स में भी समझा रखा है और बाकी हम आगे भी इसको समझेंगे, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रुप 4 में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें क्या आता है, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, फिर क्या आता है, जर्मेनियम, फिर आपका आता है टिन और सबसे लास्ट में पी भी हो जाएगा आपका लेड। तो ये पांचों के पांचों एलिमेंट जो होते हैं वो आपके ग्रुप 4 में आते हैं और ये कैटिनेशन करते हैं। तो कार्बन के बाद कौन सा होगा, वो होगा सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। यही पूछ रहा था, द बॉन्ड एनर्जी फॉर कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन। तो नेक्स्ट टू कार्बन ग्रुप 4 में क्या होगा, सिलिकॉन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जर्मेनियम भी होता है, उसके नीचे क्या होता है, आपकी कैटिनेशन पावर किसकी हो जाएगी, आपकी Sn, जो कि आपका टिन होगा, पी भी आपका लेड होगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से सिलेबस है और किस तरह से चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं, किस तरह से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है और कितना हमें पढ़ना है, क्या लेवल रहने वाला है। बताया मैंने, लेवल जो है केमिस्ट्री में आप देख ही रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ी क्लासेस के हैं तो लेवल काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम सब चीज़ें करेंगे अच्छे से। तो मुझे लगता है ये आपको अब पूरा आइडिया होगा कि किस तरह का यूपी टेट में अपर प्राइमरी में पेपर होता है, किस तरह की तैयारी हमें करनी है, किस तरह का सिलेबस है हमारा, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी अब आगे हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो भी समझेंगे और सारी चीज़ें यूपी टेट की कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सबको ज़रूर करना है, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।